आइए आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ज्योग्राफी में जलवायु विज्ञान एक महत्वपूर्ण शाखा है और उसी का सबसे पहला चैप्टर है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम सब इस पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाने वाले वायुमंडल से प्रभावित हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ मैन एंड नेचर इंटरेक्शन। मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के आपसी संबंधों को हम भूगोल कहते हैं। इस तरह से भूगोल की दो मुख्य भाषाएं हैं, दो मुख्य शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम प्राकृतिक वातावरण के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं, जिसके तीन मुख्य अंग हैं, जिसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड हाइड्रोस्फीयर, यानी कि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जब ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं तो जैव मंडल बनता है। लेकिन इस जैव मंडल के बनने में सूर्य के प्रकाश का, सूर्य तप का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके कारण इस पृथ्वी पर सभी तरह की क्रियाएं, प्राकृतिक क्रियाएं घटती। आइए वायुमंडल में जानने से पहले हम इस क्लाइमेटोलॉजी और इससे जुड़ी हुई शाखाओं के बारे में जान लें। तो सबसे पहले जलवायु विज्ञान क्या है? तो हम कह रहे हैं कि जलवायु विज्ञान में हम इस पृथ्वी के किसी एक स्थान के बारे में, उसके जलवायु तत्वों के बारे में जब विस्तार से पढ़ते हैं, विस्तार से जानते हैं, तो हम जलवायु विज्ञान के बारे में बोलते हैं। जबकि मीटीरियोलॉजी या मौसम विज्ञान, जब हम किसी स्थान के बारे में मौसम संबंधी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करते हैं, वह मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, तब हम इसे मीटीरियोलॉजी का नाम देते हैं, मौसम विज्ञान का नाम देते हैं। मौसम और जलवायु क्या है जिससे हम सब प्रभावित हैं? वेदर या मौसम किसी भी स्थान पर अल्पकालीन अवधि के लिए, छोटे समय के लिए वहां के वायुमंडलीय दशाओं का वर्णन मौसम कहलाता है। उदाहरण के लिए आज मौसम खिला हुआ है, आज धूप खिली हुई है, अब बरसात का मौसम है या आज लू चल रही है। ये अल्पकालीन अवधि के लिए, एक दिन के लिए या एक सप्ताह के लिए या कुछ दिनों के लिए मौसम के तत्वों का जानकारी प्राप्त करना है, इसे हम मौसम कहते हैं। दूसरी तरफ ऋतुएं शब्द भी हमारे यहाँ प्रयोग में किया जाता है। जब लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए कोई मौसम का वर्णन करना हो तो हम उसे ऋतु शब्द के बारे में कह देते हैं कुछ महीनों के लिए। जैसे उत्तरी भारत में और मध्य भारत में हम अपनी ऋतुओं को ऐसे जानते हैं: वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत या शिशिर। ये अलग अलग ऋतुएं हैं जो दो दो महीने के हिसाब से हमारे यहाँ घटती हैं और हम इनके बारे में पढ़ते हैं। जलवायु के बारे में जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं कि एक लंबी अवधि के लिए 30 से 35 वर्षों के औसत समय के लिए जलवायु के, मौसम के तत्वों का जो अध्ययन है वो जलवायु कहलाता है। उसे हम उस स्थान की जलवायु से जोड़ते हैं। जैसे भारत एक उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, राजस्थान में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। इस तरह से हम जलवायु एक लंबी अवधि के लिए, 30 से 35 वर्षों की अवधि के लिए मौसम के तत्वों के औसत को हम जलवायु के नाम से जानते हैं। इन दोनों में मुख्यतः फर्क यही है कि मौसम एक छोटे समय के लिए, अल्प अवधि के लिए, और जलवायु एक लंबी अवधि के लिए इन अलग अलग तत्वों का अध्ययन कहलाता है। और ये अलग अलग तत्व क्या है? अगर हम इन पढ़े तो हम ये कहते हैं कि तापमान, आर्द्रता, हवा या पवन, वायु दबाव और वर्षा, ये मौसम के अलग अलग तत्व कहलाते हैं
और ये अलग अलग कारणों से इस पृथ्वी पर प्रभावित होते हैं, जिनके कारण इस पृथ्वी के ऊपर मौसम अलग अलग पाया जाता है, जलवायु अलग अलग पाई जाती है। किसी स्थान की जलवायु को जब हम वर्णन करते हैं तो हम पाते हैं कि वो स्थान की जलवायु किन कारणों से प्रभावित होती है। उसमें ये कुछ कारक मैंने आपके सामने लिखे हैं। सबसे पहला कारण है अक्षांश, यानी आप भूमध्य रेखा से किस स्थान पर स्थित है, लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किस अक्षांश पर आप रह रहे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हुए हमारी जलवायु बदलती चली जाती। दूसरा प्रमुख कारण है, इसको हम बोलते हैं भूतल की ऊंचाई। समुद्र तल से आप कितने ऊंचे स्थान पर रह रहे हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है, और समुद्र तल से आपकी दूरी कितनी है, आप समुद्र से कितनी दूरी पर रह रहे हैं। इसी तरह से प्रिवेलिंग विंड एंड ओशियन करंट, उस स्थान पर किस तरह की पवनें चलती है, वे किस प्रकार की सागरीय धाराएं हैं बहती हैं, तो उनका क्या प्रभाव है। और वहां पर पाया जाने वाला उच्चावच, वहां पर पर्वतों की दिशा, पर्वतों की ऊंचाई भी हमारे किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। अब ये जलवायु हमारे जीवन में हमें किस तरह से प्रभावित करती है। अगर आप मौसम और जलवायु को विश्व स्तर पर पढ़ेंगे या अपने स्थानीय स्तर पर पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि किसी भी स्थान के ऊपर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ये वहां की जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। राजस्थान के अंदर हमारे ऊंट अधिक पाए जाते हैं, जबकि आप आसाम में जाएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के गैंडे या अलग अलग प्रकार के जो है हाथी, ऐसे बड़े प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु और आर्द्र जलवायु का ये अंतर हमें वनस्पति और जीव जंतुओं भी नजर आता है। इसी प्रकार से हम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि सदाबहार वन, जहां जलवायु में वर्षा अधिक होती है, तापमान भी अधिक और वर्षा भी अधिक, वहां पर भूमध्य रेखीय वन, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचा जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्रों में हमें कोणधारी वन मिलते हैं और पर्णपाती वन हमें कम वर्षा वाले क्षेत्र में, या जीरोफाइट्स जो कटीले वन हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ये सब जलवायु से प्रभावित है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार से, मानव क्रियाएं क्या है, ये मानव क्रियाएं भी जलवायु से प्रभावित है। कहाँ किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं पाई जाती हैं, ये सब क्रियाएं मौसम और जलवायु से जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार की कृषि वहां पर होती है, किस प्रकार का पशुपालन होता है या मत्स्य पालन होता है, सब क्रियाएं मौसम और जलवायु से जुड़ी हुई है। इसी तरह से किसी स्थान की कृषि और जंगल, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट एंड हाउस टाइप, कहां पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं, किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, सब के सब जलवायु से प्रभावित है। इस प्रकार की परिवहन की क्रियाएं, परिवहन का स्तर पाया जाता है, वहां पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग किस तरह के पाए जाते हैं, उनकी सघनता कितनी है, ये भी जलवायु के ऊपर निर्भर करती है। प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत हमारे यहाँ कैसी पाई जाती है, जल विद्युत कहाँ मिलती है, कितनी अधिक मिलती है, उसकी कैसी संभावनाएं हैं, ये भी जलवायु पर निर्भर करता है। और प्राकृतिक आपदाएं, कहां पर किस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। जैसे आप समझते हैं कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल के तट पर अक्सर चक्रवात आते हैं, या वहां पर ये चक्रवात आने की क्रिया से तेज हवाएं और आंधी आती है। ये सब क्रियाएं समझने के लिए, जानने के लिए हमें मौसम और जलवायु के बारे में जानना होता है। आइए सबसे पहले हम अपने वायुमंडल को समझना चाहते हैं। कहते हैं कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, लेकिन सबसे पहले जीने के लिए
सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता है और पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है, और सांस हमें इस वायुमंडल से प्राप्त होता है। जब आप लंबी सांस लेते हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि इस वायु जो आपने ली है, इसमें आपने कौन कौन सी गैसों को अपने अंदर लिया है, आपके फेफड़ों के अंदर किस किस तरह के तत्व गए हैं, ये सब बातें इस वायुमंडल से जुड़ी हुई। सबसे पहले वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल मोहकाउस महोदय के अनुसार एक वायु की पतली परत है जो इस पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए है, या क्रिचफील्ड महोदय कहते हैं इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस एंड लिक्विड पार्टिकल्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स, जो इस पृथ्वी को चारों तरफ से ढके हुए। संक्षेप में हमारा वायुमंडल अलग अलग तत्वों का बना हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिसमें जलवाष्प पाए जाते हैं और जिसमें ठोस कण भी पाए जाते हैं। ये वायुमंडल के अंदर अलग अलग गैसें, जलवाष्प और ठोस कण, इन सब का कार्य हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इन सब को समझना, इन सब को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं। कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? आयतन के अनुसार और भार के अनुसार इन गैसों का क्या क्या प्रतिशत है, हम इन्हें समझते हैं। सबसे अधिक वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि लगभग 78% आयतन के अनुसार वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद ऑक्सीजन जो लगभग 21% वायुमंडल में आयतन के अनुसार पाई जाती है, यानी कि लगभग 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसें हमारे वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडल में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टन व अन्य गैसें, ओजोन जैसी गैसें भी पाई जाती हैं, जिनकी मात्रा कम है, लेकिन इन सब का कोई ना कोई महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन में पाया जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो वजन के अनुसार या भार के अनुसार नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन के अणु या ऑक्सीजन के अणु, इनका वजन बदल जाता है एटॉमिक वेट के अनुसार से। ये इनका वजन अलग अलग है, इसलिए इनके प्रतिशत की मात्रा भी अलग अलग पाई जाती है। आइए वायुमंडल की इंपॉर्टेंट गैसेस हमारे यहाँ ये जो पाई जाती है, सबसे पहले हम नाइट्रोजन गैस के बारे में समझते हैं। नाइट्रोजन गैस पौधों का भोजन है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% के करीब इसकी मात्रा पाई जाती है। ये ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीकरण की क्रिया को नियंत्रित करती है। एक तरफ ये पौधों का भोजन है। अगर हम अपने खेती करने वाले किसानों से बात करें या मित्रों से बात करें, तो खेतों में अक्सर हम अमोनियम नाइट्रेट, ऐसी नाइट्रोजन वाली गैसें डालते हैं। या जब भी कभी वर्षा होती है तो हमारी वनस्पति हरी भरी हो जाती है। वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस पानी के साथ मिलकर जब धरती पर आ जाती है तो पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं। या जो भी हम जीव जंतु प्रोटीन खाते हैं, सब के सब नाइट्रोजन के बने होते हैं। वायुमंडल में इसका महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये ऑक्सीकरण की क्रिया को नियंत्रित करता है। अगर नाइट्रोजन गैस कम होती या ये न होती तो वायुमंडल में सब चीजें बड़ी तेजी से जलने लग जाती। इसलिए ये हमारे वायुमंडल में इसका महत्वपूर्ण कार्य। दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण गैस है, इसको ऑक्सीजन कहते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन पेड़ पौधे हमारे से विपरीत कार्य करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के कार्य में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेकर ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स व अदर फूड्स का निर्माण कर लेते हैं। ये पौधे कार्य करते हैं। मनुष्य व अन्य जीव जंतु ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ देते हैं।
देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ऐसी गैस है जो वस्तुओं को जलाने से, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, कागज, गोबर, आप कुछ भी वस्तु जलाते हो तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण के अंदर छोड़ दी जाती है और ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बदल जाती है। इसी तरह से ओजोन गैस है जिसको हम बोलते हैं कि ये ओजोन गैस वायुमंडल की ऊपरी परतों में पाई जाती है और इस पृथ्वी पर जीव जंतुओं की रक्षा करती है। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है, हरित गृह प्रभाव पैदा करती है, क्योंकि ये गैस ऊष्मा को अपने अंदर सोख लेती है, ऊष्मा को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ईंधन जला रहे हैं, पेट्रोल डीजल की मात्रा को जला रहे हैं, हम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को भी बढ़ा रहे हैं। जबकि वनस्पति कटने से, पेड़ जंगल कटने से धीरे धीरे इस प्राकृतिक संतुलन के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग जैसी क्रियाएं भी हो रही हैं। ये हम सबको समझना है और इसके समाधान पर हमें प्रकाश डालना है। इसी तरह से वायुमंडल का एक और अभिन्न अंग है जिसको हम जलवाष्प कहते हैं। आप सब जानते हैं कि जलवाष्प जल और बर्फ, पानी के अलग अलग तीन प्रकार, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस फॉर्म्स के अंदर एक जल ही ऐसी वस्तु है जो वायुमंडल के अंदर तीन फॉर्म्स के अंदर, तीन भौतिक रूपों के अंदर पाई जाती है। लेकिन ये हमारी मौसम और जलवायु को प्रभावित करती है। आप सब जानते हैं कि वायुमंडल में बादल बनने की क्रिया, ओस बनने की क्रिया, धुंध और पाला और वर्षा होने की क्रिया, ये सब क्रियाएं वायुमंडल में जलवाष्प के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा की एक सीमा है। ये कुल आयतन का अधिकतम 4% हो सकता है, यानी कि वर्षा के दिनों में या आइलैंड्स, समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में इसकी मात्रा अधिकतम हो सकती है, जबकि मरुस्थलीय प्रदेशों में इसकी मात्रा, सूखे क्षेत्रों में इसकी मात्रा जो है वो कम हो सकती है। लेकिन पानी जब रूप बदलता है, जल से जलवाष्प या जल से बर्फ या जलवाष्प से जल के रूप में अपने अपने रूप बदलता है, तो वायुमंडल में गुप्त ऊष्मा छोड़ी जाती है या गुप्त ऊष्मा ली जाती है। इसको हम लेटेंट हीट के नाम से जानते हैं और इस तरह से वायुमंडल में तापमान का संतुलन बना रहता है। इस पृथ्वी पर जो है तापमान का संतुलन बनाने में हम कहते हैं कि इस जलवाष्प का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम ये भी बोल रहे हैं कि इट वर्क्स एज ए ब्लैंकेट ऑन अर्थ, ये पृथ्वी के ऊपर एक कंबल का काम करता है। तीसरा वायुमंडल का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है ठोस कण। वायुमंडल में धूल के कण, वायुमंडल में अलग अलग पोलन ग्रेन्स, जो हमारे फूलों से पराग कण निकलते हैं, जब ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, या जब हम आग जलाते हैं तो आग से निकलने वाले धुएं के कण वायुमंडल में चले जाते हैं। ये बहुत ही बारीक कण वायुमंडल में पाए जाते हैं। इनको हम बोलते हैं आर्द्रता ग्राही कण, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इसका नाम दिया गया है, क्योंकि जल चक्र के अंदर संघनन क्रिया करने में, बादल बनने में, धुंध बनने में ये सब ठोस कण इस जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं और बादल बनने की क्रिया में, धुंध बनने की क्रिया में ये अपना योगदान देते हैं। इसके साथ साथ आकाश का रंग नीला है, उसका भी मुख्य कारण जो है वो हमारे धूल के कण है। जब आप इंद्रधनुष पढ़ते हैं, जब आप 7 रंग पढ़ते हैं, विब्योर शब्द पढ़ते हैं, तो उसमें जो ब्लू कलर की वेवलेंथ है, ब्लू कलर का आकार है, वो
आकार हमारे धूल के कणों से मिलता है, जिनके स्कैटरिंग प्रोसेस के कारण आकाश नीला नजर आता है, या फिर सुबह और शाम को आपको आकाश लाल नजर आता है। ये इन धूल के कणों का प्रभाव ही देखा जाता है। इसी तरह से ये हमारी इस पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन को भी प्रभावित करते हैं और इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को अप्रत्यक्ष रूप से हम तक पहुंचाते हैं। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, अलग अलग क्रियाओं से जब सूर्य की किरणें आती है तो ये हमारे इस तापमान को संतुलन रखने में, बनाए रखने में भी ये धूल के कण ये योगदान हमें दे। थैंक यू। आइए अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वायुमंडल की विभिन्न विभिन्न परतें। कितना हुआ?